हेलो। आज हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे हाउ एंड व्हेन। तो हमने अभी तक भारत के बारे में पढ़ा कि उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है और हमें क्या क्या चीज़ें हिस्ट्री में मिलेंगी, पर वो चीज़ों को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कहाँ मिलेंगी वो चीज़ें जिनको हमें इकट्ठा करना और अपनी स्टोरी बनानी है। तो सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या हैं? ये हैंड रिटन टेक्स्ट हैं, जैसे हमारी बुक्स होती हैं हाथ से लिखी हुई, इसी तरह की लिखी हुई किताबें हैं जिन्हें, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट मनु का मतलब है हैंड, तो ये इसे हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स भी कहा जाता है। तो इनको पढ़ के आपको उस समय के चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपके इतिहास को और हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करेगी। अब उस समय तो कागज पेन होते नहीं थे आजकल की तरह, तो लोग जो थे पाम लीव्स में लिखा करते थे या पेड़ों की छाल, जो बार्क होता है, पेड़ों का छाल होता है, उसको निकाल करके, मेनली बिर्च जो पेड़ था उसकी छाल को निकाल कर उसे लिखा करते थे उस पर। अब जैसे समय बीतता गया, क्योंकि ये पन्ने जैसे हमारी बुक्स हैं पुरानी, वो खराब हो जाती है, पुराने कपड़े खराब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह ये जो पाम लीव्स और बार्क थे वो भी समय के साथ उन पे कीड़े लग गए और कि इंसेक्ट्स ने उसे खा दिया, और कुछ तो क्या था, लोगों ने भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर फिर भी काफी कुछ जो लिटरेचर है वो अभी भी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, जहां से वो हमें मिलता है और हमें उससे जानकारी मिलती है कि उस समय क्या क्या चीजें दुनिया में हो रही थी। तो ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड है, किन किन सब्जेक्ट्स पे उस समय किताबें लिखी गई थी? वो है रिलीजियस बिलीफ्स पे, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन पे, साइंस पे, इपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इपिक्स है हमारे, जैसे कि महाभारत और रामायण। उसके अलावा पोयम्स और प्लेज भी जो उस समय होते थे, उनके बारे में भी ये किताबें लिखी गई हैं। और ये सारी किताबें लिखी गई हैं लैंग्वेज संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज में। ये ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, जैसे हिंदी। हिंदी जो शुद्ध रूप है वो आज हम नहीं बोलते हैं, तो एक अपभ्रंश रूप, एक थोड़ा सा विकृत रूप हम हिंदी का बोलते हैं, जो हमारी आम लोगों की भाषा है। शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक उसी तरह संस्कृत जो लिखी जाती थी, बहुत ही कम लोग शुद्ध संस्कृत जानते थे। बाकी लोग संस्कृत का एक बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश रूप जिसे हम कहेंगे, प्राकृत, उस भाषा का लोग उपयोग करते थे। और तीसरा तमिल। तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई हैं। उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है? ये हार्ड सरफेसेस पे राइटिंग्स हैं, और इन राइटिंग्स पे हमें स्क्रिप्ट भी मिलती हैं, उसके अलावा सिंबल्स भी हैं। इनके सब कॉम्बिनेशन को राजा जो थे वो खुदाई करवाते थे, बड़े बड़े स्टोन्स में, मेटल्स में खुदाई करवा के अपनी प्रजा के लिए अपने शहरों के बीच में कहीं कहीं लगवा देते थे, ताकि उनके ऑर्डर्स को लोग देखें, पढ़ें और उन रूल्स को जो भी उन्होंने बनाए हैं लोगों के लिए उनको ओबे करें। उसके अलावा जब वो जीत जाते थे, ताकि लोग याद रखें कि उनकी जीत कितनी कितनी और कहाँ कहाँ हुई है, तो वो एक अपने उनका रिकॉर्ड भी जो थे वो इनमें इंस्क्राइब करा देते थे। इसमें एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकाज है, कि अशोका ने अपने जो इंस्क्रिप्शन थे खुदाए थे, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें थोड़े थोड़े सिंबल्स बने हैं, कुछ लेटर्स हैं। तो ये जो थी इंडो आर्यन लैंग्वेज जो थी अर्लियर फॉर्म, जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं, इसमें लिखे थे। तो ये हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें ये लैंग्वेज आती नहीं है, फिर भी प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट के जरिए, यानी कि इन सिंबल्स से को एक वर्ड के रूप में समझ करके इनको पढ़ने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, और उन्होंने बताया है कि इस पे क्या क्या छपा हुआ है। तो उनके रिलीजन से रिलेटेड बातें इसमें लिखी हैं अशोका ने। उसके अलावा उनके ऑर्डर्स और विक्ट्रीज भी इसमें लिखी गई हैं। ये है इलाहाबाद पिलर है, जिसे अशोका स्तंभ भी कहा जाता है, बहुत फेमस है। और इस पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ छोटे से खुदाई की गई है, थोड़ा जूम इन पोर्शन में, इसमें भी आपको वो खुदाई और इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा है आर्कियोलॉजी जो काम करती है। अब हमें ये तो हमें राइटिंग्स हैं जो हमें खुदाई मतलब खोदी हुई है, उसका लिखी गई है पन्नों पे। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लिखना पढ़ना आता था। और उसके अलावा भी सोसाइटी में बहुत बड़ा हिस्सा था जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, और वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि ये तो एजुकेटेड आदमी कर पाएगा खुदाई करने का काम, जो पढ़ सकता है लिख सकता है, पर सभी लोग इतने कैपेबल नहीं थे। तो उनकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको आर्कियोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। तो आर्कियोलॉजी में हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मिलते हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर्स मिलते हैं। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिगिंग करते हैं,
एक्सकवेशन करते हैं और उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं एक्सकवेशन में, वो है वेपन्स मिलते हैं कि उस समय के लोग कैसे वेपन यूज करते थे। उसके अलावा टूल्स मिलते हैं अलग अलग तरह के, पॉट्स और पैन्स मिलते हैं जो लोग खाने के लिए, अपने स्टोरिंग के लिए, खाना पकाने के लिए जिन पॉट्स और पैन का इस्तेमाल करते थे, और उसमें जो ड्राइंग्स मिली हैं उस सब के बेसिस पे भी स्टोरी बनाई जाती है। उसके अलावा स्कल्पचर्स मिलते हैं कि किसी किसी के राजा के, कोई भगवान के, इस तरह के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। इसके अलावा कॉइन्स मिलते हैं, तो कॉइन्स के आगे और पीछे कुछ कुछ छिपा रहता है और आप उसमें कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिसके बेसिस पे आप बताते हैं। जैसे समुद्रगुप्त एक राजा थे, उनके आगे समुद्रगुप्त का कुछ नाम लिखा रहेगा, पीछे उनकी कुछ वीणा बनी रहेगी तो आपको पता लगेगा कि समय वीणा बजाई जाती थी। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। और जो लोग ये खुदाई करते हैं और इस तरह की स्टडीज करते हैं, इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिस्टोरियन क्या करते हैं? हिस्टोरियन को जो सोर्सेज मिलते हैं, वो सोर्सेज क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। उस सब से वो एक कहानी बनाते हैं और अपने सोर्स को रेफर करते हैं कि ये जो कहानी बना रहे हैं उसको कहाँ से लिया गया है, ये क्यों हो सकती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन दोनों मिलकर डिटेक्टिव का काम करते हैं। जो सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज? मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। इन सभी सोर्सेज को क्लूज की तरह यूज करते हैं और एक डिटेक्टिव की तरह इन क्लूज का यूज करके हमारे लिए हमारी हिस्ट्री की कहानी बनाते हैं। फिर आती है बात की कौन सी कहानी, किसकी कहानी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम एक आदमी के पास्ट की बातें नहीं कर रहे हैं, हमें सोसाइटी के पास्ट की बातें करनी है। तो डिफरेंट ग्रुप की जो कहानी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे फार्मर और हर्डर्स हैं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग होगी राजा और रानी की कहानी से। और वो शो करेगी कि उस समय के जो किसान थे उनको थी बीज की नॉलेज, थी सीड्स की, एग्रीकल्चर की, कौन सी फसल कब उगती है, कौन से जानवर कब पाले जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग कब होती है, कौन किसके लिए यूजफुल है। तो ये सारी नॉलेज फार्मर्स और हर्डर्स को होती थी। जबकि राजा को क्या देखना है कि उसे अपनी किंगडम कैसे बढ़ानी है और टैक्स कैसे वसूल करना है लोगों से। तो ये सारी चीजें जो थी वो राजा को करनी है। तो राजा का काम, उसकी नॉलेज और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है फार्मर और हर्डर से। ठीक उसी तरह मर्चेंट्स, जिनको जो लोगों से सामान बनवा के अलग जगह बेचने जाते थे, तो ट्रेवल करते थे। तो ट्रेवलिंग के लिए उनका फूड होता था, उनके कपड़े होते थे, क्योंकि एक जगह की लिविंग कंडीशन दूसरी जगह से अलग है और बहुत लंबे रास्ते में जो वो फूड ले जाना होता उनको खाने के लिए, क्योंकि खाना हर जगह नहीं मिलता था। तो उनका फूड, कल्चर, कपड़े सब कुछ काफी अलग होता था। और उनको जो वो जानवर पालते थे, जहाँ फार्मर और हर्डर्स गाय, कैटल इस तरह की चीजें पाला करते थे, वहीं ये लोग हॉर्स, कैमल्स इस तरह की चीजें पाला करते थे, क्योंकि ये इनको ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट करती थी। उसके अलावा क्राफ्टमैन है, जो भी सामान ये क्राफ्टमैन बनाते थे वो मर्चेंट ले आके बेचते थे इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्राफ्टमैन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इनका फूड, जो तलवारें बनाते थे, ये क्राफ्ट का काम करते थे, कपड़ों में कशीदाकारी का काम करते थे। उसके अलावा भी तरह तरह के जो क्राफ्ट के काम होते हैं, आर्ट के काम होते हैं, वो करते थे। तो इनकी लाइफ, इनका फूड, इनका रहन सहन इन सबसे अलग होता था। तो अगर हमें जानना है उस समय के सिस्टम को, तो हमें सब की एक कंबाइंड पिक्चर बनानी पड़ती है। और प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑर्डिनरी लोग थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो अपनी चीजों को नहीं लिखते थे, क्योंकि वो पढ़ना लिखना भी बहुत ठीक तरीके से नहीं जानते थे, इसलिए शायद वो अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। जबकि राजा अपना रिकॉर्ड रख लेते थे, या वहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने आप को हिस्ट्री में रजिस्टर करवा लेते थे। इसलिए आर्कियोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है उन सब की लाइफ्स को जानने के लिए, और जो बहुत सारी चीजें हमारे लिए अननोन है, जो हमें कहीं नहीं मिलती, उनको समझने के लिए। हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं, इसके मेथड्स हैं, वो भी आपको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो हमें डेट कैसे डिफाइन करते हैं? डेट हम डिफाइन करते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसको हम 0 मानते हैं। उससे पहले की डेट्स बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहलाती है, और उसके बाद की डेट एडी, अन्नो डोमिनी, यानी ऑन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहलाती है। तो एडी और बीसी इन सब में डेट डिफाइन होती है, और 0 जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है। पर ये सारी चीजें थी क्रिश्चियन रिलीजन से डोमिनेटेड है, क्योंकि यूरोप से आई है। तो इसके लिए एक सेकुलर सिस्टम बनाया गया जिसे हमने कहा कॉमन एरा। तो अब जो एडी था उसके रेस्पेक्ट में कॉमन एरा। तो 0 से पहले की जो डेट्स हैं, जो हम यहाँ बीसी कहते थे, उसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। और इस यहाँ आफ्टर कॉमन एरा नहीं कहते हैं, जस्ट कॉमन एरा। तो अभी 2020 कॉमन एरा, 2020 एडी। तो ये इस तरह से आज की डेट को, आज के ईयर को हम डिफाइन करते हैं। तो टाइम जो है कैसे चलता है?
तो जितना बीसी ओल्ड होता चला जाएगा उतना पुराने वक्त की बात हम बातें करेंगे, और जैसे तैसे पास आएंगे तो 0 पे आ जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है वो 1 एडी पे माना जाता है, और टाइम आगे बढ़ेगा और आज हम 2020 एडी या सीई में हैं। इसके अलावा टाइम को हम बिफोर प्रेजेंट से भी डिफाइन करते हैं, जैसे 3000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो, ये हमारे प्रेजेंट से कितना पीछे का वक्त है उसको डिफाइन करता है। तो मेनली हम बीसी एडी में बात करते हैं, और आजकल किताबों में सी या बीसी भी मिलता है। इस तरह हम इसमें डेट्स को डिफाइन करेंगे, पूरे चैप्टर्स में आगे को हम बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। फिर है इंडियन हिस्ट्री को इस टाइम के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशियंट इंडिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड टू 700 एडी, यानी क्राइस्ट के बर्थ के 700 ईयर्स बाद तक का जो समय है उसको हम एंशियंट इंडिया कहेंगे। भारत में क्या चल रहा था उस समय। मेडिवल इंडिया 700 एडी टू 1857 एडी। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया 1857 टू ऑनवर्ड्स। एंशियंट इंडिया को भी 3 पार्ट में इसकी हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो है जिसके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, हमें आर्कियोलॉजी के जरिए ही सारी नॉलेज मिलती है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलेलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक। इसके टाइम फ्रेम को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है प्रोटो हिस्ट्री, इसमें क्या है, रिटर्न लिटरेचर तो है पर हम उसको समझ नहीं सके, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसको हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, कैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज और आयरन एज, तो इन तीनों को भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हिस्ट्री है जिसका लिटरेचर हमारे पास है, जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स और हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे क्लास 6 में आप एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इसको हम इसमें कवर करेंगे। तो एक अगला लास्ट सेक्शन है आपके इसमें एल्सवेयर। तो रोजेटा एक टाउन है पुरानी एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन का, जिसमें मार्क किया है रेड कलर से। यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो 5000 ईयर्स अगो पुराने हैं, और उसमें देखेंगे आप बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे। तो अब हम इनको पढ़ेंगे कैसे सिंबल्स को, क्योंकि हमें तो नहीं पता है क्या लिखा हुआ है। तो क्या किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, हर सिंबल के लिए एक अल्फाबेट डिनोट किया और उस अल्फाबेट को मिलाया, तो वो उस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाए और उनको पता लगा कि ये वर्ड, ये सिंबल इस वर्ड के लिए है, और हमने अपनी हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे उसे पढ़ पाए। इससे कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट। एक तरह से समझ लीजिए किसी की राइटिंग बहुत खराब है, आपको पढ़नी है, तो आपको क्या कुछ अक्षर समझ में आ रहे हैं, कुछ अक्षर समझ में नहीं आ रहे, पर क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते हैं, आपको पता है कि एप्पल लिखना है, तो किसी ने APPLE खराब भी लिखा है तो भी आप एप्पल पढ़ सकते हैं। तो सेम उसी तरह ये वर्ड डालते हैं और वर्ड्स को सिंबल के रेस्पेक्ट में बना के कुछ वर्ड मिलता है, उसको ठीक ठाक करके क्या वर्ड हो सकता है इंग्लिश का, उसको डेसिफरकेट किया जाता है, डेसिफरमेंट किया जाता है इस प्रोसेस से। तो इस तरह से पढ़ाई करते हैं। और हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि अशोका जी के जो ब्राह्मी में लिखे थे स्क्रिप्ट और लेटर्स में जो इंस्क्रिप्शंस थे, उनको भी ठीक इसी तरह से पढ़ा गया है, उनके रेस्पेक्ट में कुछ कुछ वर्ड बनाए गए हैं और कोशिश की गई है कि हम उनको पढ़ लें, और इसी प्रोसेस के तहत अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी पढ़े गए हैं, क्योंकि हमें लिटरली वो क्या कहना चाहते हैं वो हमें नहीं पता था। तो इस प्रोसेस से हमने उसको वर्ड किया, कोडिंग करी आप जैसे कहते हैं, उसको हमने डिकोड किया। तो इस प्रोसेस को डेसिफरमेंट कहते हैं, और इसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं इस मेथड का, और पढ़ाई करते हैं जो भी उस समय की चीजों पे लिखी गई होती है खुदाई पे। थैंक्स।